नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज हम सेंस ऑर्गन्स ऑफ पेलिमोन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम जो अपने सिलेबस में है उस टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि पहला में संवेदी अंग कौन कौन से हैं और उसमें से 3 अपने सिलेबस में हैं, एक कंपाउंड आइज और दूसरा स्पर्शग्राही और तीसरा ग्रहणग्राही। ये 3 चीज़ें अपने सिलेबस में हैं। तो इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे तो पहला में संवेदनाओं संबंधित कार्य को संपन्न करने के लिए 4 मेजर अंग होते हैं। एक संयुक्त नेत्र, फिर संतुलन पुट्टिका स्टेटोसाइट्स, फिर स्पर्शग्राही और अंत में ग्रहणग्राही ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड आइज। तो कंपाउंड आइज की संरचना के बारे में अपन चर्चा करें तो बात करते हैं। तो पेलिमोन के अंदर एक जोड़ी कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, संधियुक्त गतिशील स्टॉल के ऊपर स्थित होते हैं। ये वाली जो स्ट्रक्चर दिख रही संधियुक्त है और स्टॉल जॉइंटेड स्टॉल जिसको बोलते हैं व्रंत पर एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर। ये जो टोपी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये क्या है, कंपाउंड आइज है। ठीक है, ये कहाँ होती है, ये रोस्ट्रम के दोनों पार्श्वों को नेत्र खांचों में स्थापित होकर चारों ओर से गति प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। अब देखते हैं, आगे की बात करते हैं। प्रत्येक नेत्र के अंदर लगभग 2500 ओमेटिडिया पाए जाते हैं, या प्रत्येक जो नेत्र होता है वो लगभग 2500 ओमेटिडिया का बना होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं नेत्रांश। क्या बोलते हैं, नेत्रांश। ठीक है, अगर अपन इस संयुक्त नेत्र को सूक्ष्मदर्शी या लेंस से देखें तो जो ओमेटिडिया है उसके ऊपर एक उभारनुमा संरचना पाई जाती है और वो क्षेत्र उभारनुमा स्ट्रक्चर होती है वो कहलाते हैं फेट्स। क्या कहलाते हैं, फेसेट, जिनको हिंदी में बोलते हैं पल्लिकाएं। ठीक है, अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर या इसकी खड़ी काट का अपन अध्ययन करें तो उसके अंतर्गत अपन देखें तो क्या होता है, ओमेटिडियम की जो सबसे बाहरी पारदर्शी षटभुजीय परत होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है। ये परत ही किसका काम करती है, लेंस का काम करती है। अब इधर वाली स्ट्रक्चर पे आ जाओ आप, ये किसका, ये सबसे बाहर वाली परत है। इसको अपन थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये जो सबसे बाहर वाली परत है ये क्या है, लेंस। ठीक है, अब और सभी जो ये पेसेट्स पल्लिकाएं हैं ये संयुक्त होकर और सभी जो अंदर कम से कम ये जो ओमेटिडियम दिख रहे हैं अभी कम से कम कितने हैं, 2050 के आसपास ओमेटिडियम होते हैं। और इन ओमेटिडियम के ऊपर जो पल्लिकाएं हैं या फेसेट्स हैं वो संयुक्त होकर 2 प्रकार की कोशिकाएं स्रावित करते हैं। 2 कोशिकाएं स्रावित करते हैं किनके, ओमेटिडियम के ऊपर, और उन 2 कोशिकाओं का नाम है कॉर्निजन कोशिकाएं, जो इनके ऊपर स्रावित होती है ओमेटिडियम के ऊपर, और लेंस के नीचे 2 कोशिकाएं होती है संयुक्त रूप से। ये इस वाली स्ट्रक्चर में आपको दिख जाएगी, जिसको आगे जूम करके दिखा रखा है। यह जो 2 कोशिकाएं हैं ये कहलाती है, लिखा हुआ भी है, कॉर्निजन सेल्स। क्या कहलाती है, कॉर्निजन सेल्स। ठीक है, इन कोशिकाओं के नीचे जो शंक्वाकार स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है कोन सेल या शंकु कोशिकाएं। इनके नीचे जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है शंकु कोशिकाएं। इन कोलेजन
जो सेल्स होती है, कॉर्नियोजन सेल्स होती है, इसके नीचे जो स्ट्रक्चर होती है वो कहलाती है शंक्वाकार कोशिकाएं। और शंकु कोशिकाएं बाहरी सिरों पर चौड़ी किंतु भीतरी सिरों पर क्या होती है, सक्रिय होती है। इन्हीं के द्वारा स्रावित शंक्वाकार पारदर्शी भाग क्या कहलाता है, क्रिस्टलीय शंकु या क्रिस्टलाइन कॉन। जो ये वाली स्ट्रक्चर होती है ये किसके द्वारा स्रावित होती है, शंकु कोशिकाएं द्वारा, और इसको बोलते हैं लेंस या क्रिस्टलाइन कॉइन या क्रिस्टलीय शंकु, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है। इसी को आगे इधर डिस्क्राइब कर रखा है। यहाँ 3 ओमेटिडियम है, कितने, 3, और इनकी स्ट्रक्चर को आगे नीचे बता रखा है। ठीक, ये तो हो गई इसकी बात। अब इस शंकु के ठीक नीचे एक बेलनाकार विवर्तक रेप्लिकेटल संरचना होती है जिसको बोलते हैं रेबडोम। ये जो स्ट्रक्चर होती है नीचे सब, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेबडोम। क्या कहलाती है, रेबडोम। ये वाली स्ट्रक्चर जो आपको डायग्राम में दिख ली है, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, रेबडोम। ठीक है, जिनके चारों ओर 7 रेटिनल कोशिकाएं इन्हें घेरे रहती है तथा इनका स्रावण करती है। रेटिनल सेल्स लिखा हुआ है। ये स्ट्रक्चर तो क्या है, और रेटिनल कोशिकाएं किसका स्रावण करती है, रेबडोम का। किसका, रेबडोम का। ठीक है, और इन कोशिकाओं के पश्च सिरे पर क्या होता है, बेसल मेम्ब्रेन। क्या होती है, बेसल मेम्ब्रेन। और ये बेसल मेम्ब्रेन किससे जुड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व से। किससे जुड़ी होती है, ऑप्टिक नर्व से। और सभी ओमेटिडियाओं के ऊपर चारों ओर अनेक कोशिकाओं का रंगीन आवरण होता है। सारी कोशिकाओं के ऊपर एक रंगीन आवरण होता है और ये आवरण 2 भागों में विभक्त होता है। जो क्रिस्टलीय शंकु को घेरे रहता है वो कहलाता है आइरिस स्ट्रीट। ये क्रिस्टलीय शंकु है, यहाँ से लेकर ये वाला स्ट्रक्चर है क्रिस्टलीय शंकु, और इसको जो घेरे रहता है वो कहलाता है आइरिस स्ट्रीट या आइरिस वर्णी आवरण, और इसी को कहते हैं प्राइमरी स्ट्रीट। ठीक है, और दूसरी प्रकार का जो होता है वो कहलाता है रेटिनल पिगमेंटेड शीट, जो सेकंड वाला है, और वो किसको ढके रहता है, रेबडोम को। किसको, रेबडोम को। ठीक है, और यही रंगीन आवरण क्या करता है, ओमेटिडिया की का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक पृथक्करण करता है, और प्रकाश की तीव्रता के अनुसार ही यही जो रंगीन या पिगमेंटेड स्ट्रीट होती है, और इसी में सिकुड़ने की क्षमता होने के कारण ये क्या करता है, पृथक्करण कम या अधिक, और इसका इन सेल्स का पृथक्करण कम या अधिक किया जा सकता है। किनके द्वारा, इन्हीं रंगीन आवरणों के द्वारा। अब संपूर्ण इसकी बात करें अपन, संपूर्ण स्ट्रक्चर की, तो संपूर्ण कंपाउंड आइज की बात करें तो ओमेटिडिया में कॉर्निया से क्रिस्टलीय कोण तक का भाग, ये भाग है कॉर्निया से क्रिस्टलीय कोण तक का भाग, ये रीजन तो कहलाता है डायोऑप्ट्रिकल रीजन। डायोऑप्ट्रिकल रीजन, ये वाला भाग कहलाता है डायोऑप्ट्रिकल रीजन, और ये वाला भाग कहलाता है रिसेप्टर रीजन। ठीक है, ये तो हो गई संयुक्त नेत्र की बात। तो शुरू से बात करते हैं, वापस से बता देते हैं अपन। तो ये क्या होता है कि संयुक्त नेत्र होता कहाँ है, पहली बात तो रोस्ट्रम के पार्श्व साइड में, और एक जोड़ी होते हैं, और गति संधि युक्त जॉइंटेड स्टॉल के ऊपर गोलाकार टोपी के नुमा होते हैं, और प्रत्येक नेत्र के अंदर 2500 लगभग 2500 ओमेटिडिया, या प्रत्येक नेत्र होता है लगभग 2500 ओमेटिडिया का बना हुआ होता है। और ओमेटिडिया की संरचना के बारे में अपन ने अभी बात कर ली। ऊपर वाला सिरा लेंस होता है, उसके बाद कॉर्निजन सेल्स होती है, कॉर्निजन सेल्स के बाद शंकु कोशिकाएं कौन सेल्स होती है, जो किसको स्रावित करती है,
क्रिस्टलीय शंकु या क्रिस्टलाइन कौन को स्रावित करती है, और उसके नीचे जो संरचना होती है वो रेबडोम होता है, और रेबडोम का स्रावन रेटिनल कोशिकाएं करती हैं। ठीक है, और रेटिनल कोशिकाओं के नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है जो ऑप्टिक नर्व से जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, इस तरीके से अपन ने इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करी। अब अपन बात करते हैं आगे इसकी मैकेनिज्म के बारे में। तो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है कि थोड़ी सी जटिल होती है, और इन प्राणियों में क्या होता है कि मोजेक दृष्टि, इनकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल होती है, और इनमें प्राणी की मोजेक दृष्टि प्राप्त होती है, जिससे संपूर्ण प्रतिबिंब अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बनता है। इनके प्रतिबिंब में स्पष्टता तो कम होती है, परंतु गति का निर्णय उत्तम प्रकार से हो सकता है। अगर पेरिफेरल विजन प्रभावी रूप से तथा पेलिमोन के संयुक्त नेत्र व्रंतीय होने के कारण 360 डिग्री पर घूम सकते हैं और प्रकाश की तीव्रता को स्पष्टता से प्रदर्शित कर सकते हैं। और 360 डिग्री पर घूम सकते हैं, तथा मोजेक दृष्टि जो इनकी होती है, ये क्या है, इन संयुक्त नेत्रों की मोजेक दृष्टि किस पर निर्भर करती है, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। इनमें प्रतिबिंब दो प्रकार के बन सकते हैं। एक तो होता है अपोजिशन इमेज, जिसको बोलते हैं स्तरादान प्रतिबिंब, और दूसरा होता है सुपरपोजिशन इमेज, जिनको यहां मैंने डायग्राम द्वारा आपको समझा रखा है। अब अपोजिशन इमेज में क्या होता है, इसके अंतर्गत ओमेटिडियम जो होता है नेत्रांश प्रकाशिक रूप से क्या होता है प्रकाशिक रूप से पेगमेंटेड जो सीट होती है द्वारा पृथक पृथक कर दिए जाते हैं। किसमें, एपोजिशन इमेज में के अंदर क्या होता है, जो ओमेटिडियम होता है उसके अंदर जो वर्णीय आवरण है वो क्या होता है, पृथक पृथक हो जाते हैं। देखो ओमेटिडियम क्या हो रखे हैं, पृथक पृथक हो रखे हैं डायग्राम में। ठीक है, और पिगमेंट भी पृथक पृथक हो रखे हैं। अब इसमें आगे क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है, ओमेटिडियम में आने वाली प्रकाश किरण एक दूसरे ओमेटिडियम में नहीं जाती। ये प्रकाश किरण आ रही है ऊपर से और सीधी कहाँ आ रही है, रेबडोम तक आ रही है तीनों किरणें, क्योंकि ये फैल गया और प्रकाश किरण सीधी कहाँ आ गई, ओमेटिडियम में आ गई। ठीक है, प्रकाश की किरण आड़ी तिरछी किरण, प्रकाश की आड़ी किरणें जो आती है वो क्या वर्णक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, तथा रेबडोम पर आने वाली प्रकाश की सीधी किरणें ही प्रतिबिंब निर्मित करती है। केवल जो रेबडोम पर जो सीधी किरणें आ रही है वही क्या करती है, प्रतिबिंब का निर्माण करती है। जो आड़ी टेढ़ी आती है उनको क्या करता है, ये जो वर्णिक कोशिकाएं या पिगमेंटेड सेल है वो अवशोषित कर लेती है। जो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि संपूर्ण प्रतिबिंब कई छोटे छोटे प्रतिबिंबों से मिलकर बनता है, और प्रत्येक ओमेटिडियम संपूर्ण प्रतिबिंब का एक भाग बनाता है। सभी मिलकर क्या करते हैं, मोजेक इमेज का फॉर्मेशन करते हैं, और आंशिक प्रतिबिंबों से मिलकर बना हुआ पूरा जो इमेज होती है वही क्या कहलाती है, यहाँ लाइन नोट करना, आंशिक प्रतिबिंबों से जो मिलकर जो पूरी इमेज बनती है वही क्या कहलाती है, एपोजिशन इमेज। जितने अधिक ओमेटिडियम मिलकर प्रतिबिंब बनाते हैं उतना ही प्रतिबिंब अधिक चमकीला होता है। ये बात और नोट करने वाली है। ठीक है, चमकीला होता। अब देखो कितने ओमेटिडियम मिलकर भी बना रहे हैं तो प्रतिबिंब कितना होगा, इसमें अत्यधिक चमकीला होगा। ठीक है, रात्रि को नहीं देख सकने वाले कीटों में इस प्रकार की दृष्टि
होती है या प्रतिबिंब बनता है। तितलियां इसीलिए दिन में क्या अच्छा देख पाती है, दूरी के आधार पर इनमें दृष्टि अधिक दूर की वस्तु का प्रतिबिंब दूरी के आधार पर इनमें अधिक दूरी की वस्तु का प्रतिबिंब अच्छा नहीं बनता। इन्हीं कारणों से ऑर्थोपोडा के अधिकांश जंतुओं की निकटदर्शी ऑर्थोपोडा के अधिकांश जीवों को क्या कहा जाता है, निकटदर्शी कहा जाता है। अब बात करते हैं अपन इस वाले डायग्राम की, दूसरे वाले डायग्राम की। देखो इसमें सीधी आ रही है और सीधी सारी रेबडोम से टकरा रही है प्रकाश किरण, और रेबडोम मिलके क्या बना रहे हैं, प्रतिबिंब। और जितने ज़्यादा रेबडोम मिलके प्रतिबिंब बनाएंगे, प्रतिबिंब उतना ही चमकीला होगा, ठीक है। और उसी को कहते हैं अपन अपोजिशन इमेज। अब दूसरा है सुपरपोजिशन इमेज, जिसको बोलते हैं अध्यारोपण प्रतिबिंब। कम प्रकाश में या रात्रि को वर्णक स्तर के कम प्रकाश या रात्रि में को क्या वर्णक स्तर के सिकुड़ जाने के फलस्वरूप, वर्णक स्तर क्या होता है, पिगमेंट, ये जो काली लाइनें दिख रही है यहाँ डार्क ज़्यादा, इसमें तो क्या है फैली हुई दिन में तो, पर कम प्रकाश में क्या है, वे जो लाइनें हैं ये क्या करती है, सिकुड़ जाती है सारी, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या होता है, ओमेटिडियम प्रकाशिक रूप से पृथक नहीं रहकर संयुक्त प्रतिबिंब, सारे ओमेटिडियम क्या होते, ज़्यादातर ओमेटिडियम क्या होते हैं, मिले हुए, प्रकाशिक रूप से पृथक नहीं होते, ये बात नोट करनी। इस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश की तीव्र किरणें एक ओमेटिडियम के क्षेत्र के पास से दूसरे ओमेटिडियम के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। अब देखो इस साइड ये प्रकाश की किरण इसी में आनी चाहिए, पर वो क्या दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करेगी। इसी तरीके से इधर वाली दूसरे क्षेत्र में, इधर वाली ये दूसरे क्षेत्र में चलेगी, इधर वाली दूसरे क्षेत्र में, ये भी दूसरे क्षेत्र में, ये भी दूसरे क्षेत्र में, ठीक है, प्रवेश कर जाती। और इस प्रकार इसके फलस्वरूप क्या होता है, संपूर्ण प्रतिबिंब तो कई आंशिक प्रतिबिंबों से बनता है, किंतु प्रत्येक आंशिक प्रतिबिंब किनारों से पास के प्रतिबिंबों से आच्छादित रहता है, किनारों से पास के प्रतिबिंब से आच्छादित है। ये देख क्लियर जोन है इधर वाला, और बाकायदा यहाँ भी एक सेकेंड, ये क्या है, ये वाला जोन क्लियर जोन है, और पास के प्रतिबिंबों से आच्छादित रहता है। इस प्रतिबिंब को अध्यारोपी प्रतिबिंब कहते हैं, क्योंकि इस रोप के एक प्रतिबिंब दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अध्यारोपित प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट परंतु चमकीला नहीं होता, नहीं होने पर भी जंतुओं को वांछित ज्ञान करा देने में सक्षम होता है। और ये कहाँ मिलेगा, जो रात्रि में विचरण करने वाले जीव कीट है, जैसे जुगनू, मोथ, इनमें क्या ये व्यवस्था स्थायी रूप से मिलती है। और इसमें रात्रि में तो अच्छी तरीके से देख सकते हैं, किंतु दिन में ये स्पष्ट नहीं देख सकते। अब पेलिमोन की बात करें अपन इस मैटर में, तो पेलिमोन में चूंकि दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाए जाने की क्षमता होती है, साथ ही ये अपने संयुक्त नेत्रों के समायोजन के फलस्वरूप ये रात और दिन दोनों में देख सकता है, ठीक है। और रेबडोम पर बना प्रतिबिंब ऑप्टिक नर्व द्वारा विद्युत रासायनिक आवेगों के माध्यम से मस्तिष्क में जाकर मानसिक प्रतिबिंब के रूप में प्राणी को ज्ञान करा देता है। इस तरीके से अन्य कीटों की अपेक्षा पेलिमोन में इस तरह के दोनों तरह की क्षमता पाई जाती है। वो रात में भी देख सकता है और दिन में भी देख सकता है। क्यों देख सकता है, उसके हमने दोनों तरह की बात कर ली कि उसमें अपोजिशन इमेज भी बनती है और सुपरपोजिशन इमेज भी बनती है। अपोजिशन इमेज में क्या होता है, दिन में वर्णक खुले हुए रहते हैं, इससे क्या सीधा प्रकाश आकर कहाँ टकराता है, रेबडोम के। आड़ी तेज सीधी किरणें आती है, वही क्या रेबडोम पे टकराती। आड़ी तेजी किरणें क्या होती है, इस वर्णकों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। परंतु रात्रि के समय क्या होता है, ये वर्णक कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, जिससे क्या होता है कि ये आड़ी तेज किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाती है और क्या है, एक ओमेटिड दूसरे ओमेटिड के क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है और संपूर्ण प्रतिबिंब आंशिक प्रतिबिंबों के रूप में बनता है, ठीक है।
और इस प्रकार का प्रतिबिंब अधिक स्पष्ट होता है परंतु चमकीला कम होता है। ठीक, ये तो हो गई कंपाउंड आइज की बात। अब अपन बात करते हैं इसके स्पर्शग्राही की संरचना के बारे में। तो पेलिमोन के अंतर्गत स्पर्शग्राही क्या होता है, पिच्छक सूकों के रूप में पाए जाते हैं, सीटा के रूप में। ठीक है, और इनके किनारों पर विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई, जालरदार संरचना पाई जाती है। प्रत्येक स्पर्शग्राही चूंकि दो खंड होते हैं, दो खंड होते हैं, और प्रथम खंड क्या कहलाता है, सापट, और दूसरा कहलाता है ये वाला भाग, आपको ये सापट कहलाता है और ये कहलाता है ब्लेड। क्या कहलाता है, ब्लेड। ठीक है, और ब्लेड के दोनों ओर क्या होते हैं, शूलिकाएं की समान संरचना होती है जो क्या कहलाती है, बार्ब्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ये जो संरचनाएं होती है जो आपको दिख रही है डायग्राम में, ये क्या कहलाती है, बार्ब्स। ठीक है, और ये क्या काम करता है, स्पर्श संवेदनाओं का ज्ञान कराने का काम करता है। ये संरचना क्या होती है, स्पर्श संवेदना, और ये क्या है, उपांगों में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है। ठीक, अब अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर या घ्राणग्राही। तो पेलिमोन के दोनों जो टेंटिकल्स होते हैं उनके बाहरी स्पर्शकों में एक की खांचों में ये पाई जाने वाली स्ट्रक्चर है, और इसके भी दो भाग होते हैं, एक होता है सापट और दूसरा होता है ब्लेड। ये वाला भाग सापट और ये वाला ब्लेड भाग क्या होता है, आगे से एक नाइफ की तरह जाके कुंद हो जाता है, मतलब बंद हो जाता है, और ये भी क्या करता है, एंटुलरी नर्व होती है वो इनसे जुड़ी रहती है, और ये क्या है, घ्राणग्राही का काम या घ्राणेंद्रिय के समान कार्य करता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में जो आपके इम्पोर्टेंट और मेजर टॉपिक है वो है, एक तो संयुक्त नेत्र की संरचना और दूसरी संयुक्त नेत्र की मैकेनिज्म, जिसको अपन ने आज विस्तार से बात करी, और आशा करते हैं आपको टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।